गुड मॉर्निंग बच्चों। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे अनुपात और समानुपात, रेशियो एंड प्रपोर्शन। ठीक है, तो इसको समझने के लिए पहले इसकी शब्दावली को समझना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों, दैनिक जीवन में हम जो है तुलना करते रहते हैं वस्तुओं की या संख्याओं की। हम तुलना करते रहते हैं और इसकी आवश्यकता हमको पड़ती रहती है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर जब हम बाजार जाते हैं तो हम कोई भी वस्तु खरीदने से पहले उसकी कीमतों के बारे में जान लेते हैं। एक दुकान में दूसरी दुकान में उन वस्तुओं के बारे में उनकी कीमतों का पता करते हैं और ये देखते हैं कि कौन सा दुकानदार उस वस्तु को कितनी कीमत में बेच रहा है या दे रहा है, या किन्हीं व्यक्तियों में तुलना करना, जैसे कि राम श्याम से कितना लंबा है ना, या राम की आयु श्याम की आयु की कितनी गुना है ना। तो इस तरह से हम जो है तुलना करते हैं। तो तुलना को हम घटाने पर भी कर सकते हैं, है ना। जैसे कि एक मोटरसाइकिल की कीमत 50,000 रुपए है, ठीक है, और एक साइकिल की कीमत 5,000 रुपए है, ठीक है। तो मोटरसाइकिल की कीमत कितनी ज़्यादा है, तो क्या करेंगे, घटा देते हैं हम। 50,000 में से 5,000 हमने घटा दिया तो 45,000 रुपए। तो मोटरसाइकिल कितनी महंगी है साइकिल से? 45,000 रुपए, ठीक है। लेकिन इस तुलना को हम भाग विधि से भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि 50,000 में अगर हम 5,000 का भाग दे दें तो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा, है ना। तो यानी कि 50,000 बटे 5,000 बराबर 10, है ना। तो यानी कि मोटरसाइकिल जो है 10 गुना महंगी है साइकिल से, है ना। तो जो है भाग विधि से तुलना करने को, भाग विधि से तुलना करने को क्या कहते हैं? अनुपात, रेशियो, ठीक है। या हम कह सकते हैं गणित की भाषा में, क्योंकि गणित की भाषा को हम क्या करते हैं, सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप में कहने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हमने मान ले जाए राम के लिए x लिख दिया और श्याम के लिए y लिख दिया, है ना। तो जैसे कि यहाँ पर है, आप देख रहे हैं कि x बड़ा है y से, तो ये x मान ले जाए राम है और y क्या है, श्याम है। तो ये आयु के लिए हम तुलना यहाँ पर इनसे कर सकते हैं, इन राशियों से, ठीक है। या x छोटा है y से, या इसकी जगह राम और श्याम लिख सकते हैं, है ना। या x दुगुना है y से, है ना। या x y का 1/3 गुना है ना। या x बटे y बराबर 4/5, या y बटे 6 बराबर 3/2, है ना। तो अब यहाँ पर ये सब हम क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन तुलना हम कैसे करेंगे? तुलना करने का भी एक नियम होना चाहिए, है ना। तो दो मात्राओं में एक मात्रा को दूसरी मात्रा द्वारा विभाजित कर तुलना करने की विधि को अनुपात कहते हैं या रेशियो कहते हैं, है ना। तो जैसा कि ये 5 और 6 हमने उदाहरण लिया है, तो इसमें x बटे y बराबर कितना है, 4/5। तो x और y के बीच के अनुपात को दर्शाता है। तो ये x, ये राम या श्याम, है ना, या कोई राशि x है और कोई y है, तो ये जो है क्या कर रहा है, x और y के बीच अनुपात को दिखा रहा है। या y बटे x बराबर 3/2,
2 y और x के बीच अनुपात को दर्शा रहा है। ठीक है? तो 2 मात्राओं एक ही तरह की और एक ही इकाई में के बीच एक मात्रा को दूसरे द्वारा विभाजित करने पर प्राप्त होने वाले संबंध को अनुपात कहा जाता है। अगर इसकी सटीक शब्दों में व्याख्या की जाए तो 2 मात्राओं के बीच एक मात्रा को दूसरी मात्रा द्वारा विभाजित करने पर प्राप्त होने वाले संबंध को अनुपात कहा जाता है ना? लेकिन वो किस तरह की होनी चाहिए? एक ही तरह की और एक ही इकाई में होनी चाहिए। ठीक हो गया? राशियां x तथा y के बीच अनुपात को x बटे y के रूप में व्यक्त किया जाता है। अब मान लिया जाए वो एक ही राशियां क्या हैं? x और y हैं। तो इनको भाग के रूप में कैसे लिखेंगे? x बटे y, है ना? तो के रूप में व्यक्त किया जाता है जिसे प्रायः x और ये क्या है? कोलन का जो आपको दिख रहा है ये मार्क, ये क्या है? कोलन का मार्क है। ठीक है? तो ये जो है अनुपात को दर्शाता है। x अनुपात y लिखा जाता है। ठीक है? और इसको पढ़ा कैसे जाता है? x अनुपात y या x टू y या x इज़ टू y कहा जाता है। इसको हम 3 तरीके से पढ़ सकते हैं अनुपात को, x अनुपात y या x टू y या x इज़ टू y कहा जाता है। तो इसको हम 3 तरीके से पढ़ सकते हैं। अब इसमें शर्त क्या होती है? उनकी तुलना 2 राशियाँ कैसी होनी चाहिए और कब उनकी तुलना की जा सकती है? तो 2 राशियों की तुलना तभी की जा सकती है जब वे दोनों एक ही इकाई में हों। ठीक है? अब इसको हम उदाहरण से समझेंगे कि वे एक ही इकाई में हों का क्या मतलब है। उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं, पहला उदाहरण 5 केजी तथा 15 केजी के मध्य अनुपात, यानी कि 5 किलोग्राम तथा 15 किलोग्राम के मध्य अगर हमको अनुपात को जानना है, तो क्या करेंगे? 5 केजी को हम 15 केजी से या 5 केजी बटे 15 केजी लिख देंगे। तो लेकिन जो ये है, इसको हम सरलतम रूप में लिखेंगे, छोटे से छोटे में, है ना? तो क्या करेंगे? दोनों के मौसों से इसमें दोनों संख्याओं में भाग दे देंगे। तो दोनों का मौसो क्या है? 5 है, तो 5 एकम 5 और 5 तिया 15, तो 1/3। ठीक है? और 1/3 को हम किस तरह से लिख देते हैं? 1:3 या 1 टू y या 1:y। ठीक है? तो 5 केजी और 15 केजी के मध्य अनुपात क्या है? 1:3। इसी तरह से दूसरा उदाहरण 800 ग्राम तथा 1.2 किलोग्राम के मध्य अनुपात। ठीक है? तो अब यहाँ पे क्या है देखो, यहाँ पे ग्राम है और यहाँ पर किलोग्राम है, तो यहाँ पर हमारे पास एक समस्या है कि एक तो किलोग्राम में है और एक ग्राम में है। ठीक है? तो क्या करेंगे? दोनों को एक ही इकाई में बदल देंगे, या तो हम ग्राम को किलोग्राम में बदल देंगे या किलोग्राम को ग्राम में बदल देंगे। ठीक है? तो 800 ग्राम बटे 1200 ग्राम, अब चूंकि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है, तो इसलिए हम 1.2 किलोग्राम को 1000 से गुणा कर देंगे, तो कितना? 1200 ग्राम आ गया। ठीक है? अब इसको हम सरलतम रूप में व्यक्त करेंगे। ठीक है? तो यहाँ से 2 शून्य कट जाएँगे, यहाँ से 2 शून्य, 8/12। ठीक हो गया? अब इनका मौसो क्या है? 4 है, तो 4 से ऊपर-नीचे हम भाग दे देंगे, तो ऊपर आ जाएगा 4 दूनी 8 और नीचे 4 तिया 12, 2/3। तो क्या है इनमें रेशियो? अनुपात 2:3। इसी तरह से इसको समझ लेते हैं, 2 मीटर और 80 सेंटीमीटर के मध्य अनुपात। तो क्या है? पहले तो हमें ये देखना है कि इकाइयाँ समान हैं या नहीं हैं। तो ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, तो क्या करेंगे? मीटर को हम सेंटीमीटर में बदल देते हैं। तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, तो 2 मीटर बराबर 200 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना? तो 2 मीटर बटे 80 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर ये हमने मीटर को सेंटीमीटर में बदल दिया, तो ये हो गया हमारा 200 सेंटीमीटर बटे 80 सेंटीमीटर, है ना? फिर इसमें जो है शून्य से शून्य कट गया, 20/8 हो गया, तो मौसो कितना है इनका? 4 है, तो 4 दूने 8 और 4 पंजे 20, 5/2। तो अनुपात क्या हो गया? 5:2। तो 2 मीटर और 80 सेंटीमीटर के मध्य अनुपात क्या है? 5:2 का अनुपात है। अब ये चौथा उदाहरण जो है, बहुत आवश्यक है समझना। देखो, 6 किलोग्राम और 9 ईयर या 9 साल जिसको बोलते हैं, के मध्य कोई आनुपातिक संबंध नहीं है। अब अगर कोई हमें कहे कि भाई 6 किलोग्राम और 9 साल में क्या अनुपात है?
तो इनमें कोई आनुपातिक संबंध नहीं है क्योंकि ये इकाइयाँ जो हैं इनकी अलग-अलग हैं। इसकी साल है और ये जो है किलोग्राम में है। केवल संख्याएँ जो हैं एक इकाई में हैं, तो इनकी तुलना नहीं की जा सकती। तो इस तरह की तुलना हम नहीं कर सकते, ठीक है? तो अनुपात अच्छा, अब इसमें जो ध्यान दे रखने वाली बातें हैं, पहली बात है 2 संख्याओं या मात्राओं के बीच अनुपात को कोलन, ये जो साइन है इसको क्या कहते हैं? कोलन से व्यक्त किया जाता है ना? दूसरा है यदि 2 सजातीय राशियाँ x तथा y हैं, तो x तथा y के अनुपात को x बटे y या x अनुपात y लिखा जाता है। जहाँ x प्रथम राशि को पूर्व या प्रथम पद तथा y दूसरी राशि को उत्तर पद या द्वितीय पद कहते हैं। अब x को क्या कहते हैं हम? पूर्व पद या प्रथम पद और y को द्वितीय पद या उत्तर पद कहते हैं। ठीक हो गया? तीसरा, अनुपात को हमेशा राशियों के सरलतम रूप में व्यक्त किया जाता है। जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 200 सेंटीमीटर बटे 80 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, लेकिन इसको हम इसके सरलतम रूप में बदलेंगे। जैसे कि अब अभाज्य संख्याएँ हो गई हैं। अब इनका जो है गुणनखंड नहीं हो सकता, तो सरलतम रूप है ये इसका। तो इसी तरह अनुपात को हमेशा राशियों के सरलतम रूप में व्यक्त किया जाता है। अब आ जाते हैं हम टाइप्स ऑफ रेशियो, है ना? तो सबसे पहला जो है सरल अनुपात, सिंपल रेशियो। सिंपल रेशियो जैसे हम अभी बदल रहे थे, इन संख्याओं को हमने सरलतम रूप में बदल दिया, है ना? तो ऐसी आनुपातिक संख्याएँ जिनके प्रथम पद और उत्तर पद परस्पर अविभाज्य हों, को सरल अनुपात कहा जाता है। अब जैसे हमने उदाहरण के लिए यहाँ पर तो ये अभाज्य है ना? पूर्व पद भी और उत्तर पद भी क्या है? अभाज्य है। तो ये सरल अनुपात है। इसको क्या कहेंगे? सरल अनुपात। जैसे 18/12 है अनुपात, तो 18 व 12 का सरल अनुपात क्या होगा? 3:2 होगा। अगर हम इसको सरलतम रूप में बदलें, तो क्या होगा? 3:2 होगा। अब इसके बाद आता है मिश्र अनुपात, कंपाउंड रेशियो, है ना? तो जैसे कि अनुपात तो हम पढ़ ही रहे हैं, मिश्र का मतलब है कंपाउंड, है ना? तो यानी कि इसमें 2 अनुपात या 2 से ज़्यादा अनुपात होंगे तभी उसको मिश्र कहा जाएगा। 2 या 2 से अधिक अनुपातों के पूर्व पदों के गुणनफल तथा उत्तर पदों के गुणनफलों के अनुपात को मिश्र अनुपात कहा जाता है। अब मिश्र अनुपात एक अलग चीज़ है और उसको निकाला कैसे जाता है वो एक दूसरी चीज़ है। तो माना हमारे पास अनुपात क्या-क्या हैं? 4:5, 7:9, 5:8 और 11:13 का मिश्रित अनुपात, ठीक है? अब क्योंकि ये कितने अनुपात हो गए? 1, 2, 3, 4, तो इनका मिश्रित अनुपात क्या होगा? उसको ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम? तो क्या लिखेंगे सबसे पहले 4/5, 7/9, 5/8 और 11/13। अब उसमें जो पूर्व पद हैं या अंश कह लीजिए, उनको क्या करेंगे? उनका गुणनफल बटे उत्तर पद का गुणनफल या हर का गुणनफल, जितने भी जो भी उनके हर हैं। तो देखिए पूर्व पद कौन-कौन से हैं? 4, 7, 5 और 11, तो 4 गुणा के 7 गुणा के 5 गुणा के 11 बटे उत्तर पद 5 गुणा के 9 गुणा के 8 गुणा के 13, ठीक है? तो इनका गुणनफल क्या आया? अंश-अंश का गुणनफल आ गया हमारा 1540 और हर का फल आ गया हमारा 4680। तो ये आ गया हमारा, शून्य से शून्य कट गया, 154/468 आ गया। लेकिन इसको हमको क्या करना है? अभी और सरल रूप में ये व्यक्त किया जा सकता है, तो हमने इसको और सरल रूप में व्यक्त किया कर दिया। तो 2 का भाग ऊपर भी जाता है और 2 का भाग नीचे भी जाता है, तो ये 77/234 हो गया। तो ये सरल अनुपात, तो मिश्र अनुपात, यानी कि इन अनुपातों का मिश्र अनुपात क्या है? मिश्रित अनुपात 77/234 या 77:234 हम इसको लिख सकते हैं। अब आ जाते हैं व्युत्क्रमानुपात, रेसिप्रोकल रेशियो, है ना? तो यदि किसी एक अनुपात के पूर्व पद और उत्तर पद दूसरे अनुपात के उत्तर पद और पूर्व पद हों, तो ऐसी स्थिति में पहला दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती कहा जाता है ना? व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है विलोम। तो यानी कि 2/5 बराबर 5/2, है ना? 2/5 का व्युत्क्रमानुपात क्या होगा? 5/2, ठीक है ना? देखो इसका पूर्व पद और इसका पूर्व पद और इसका उत्तर पद और
इसका उत्तर पद 2/5 बराबर 5/2 मतलब व्युत्क्रमानुपात। 2/5 का व्युत्क्रमानुपात मतलब कि ये उल्टा हो जाएगा। ठीक है, 2/5 का 5/2, 5:2। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? व्युत्क्रमानुपात। अब आते हैं हम समानुपात यानी कि प्रोपोर्शन पे। समानुपात को क्या कहा जाता है इंग्लिश में? प्रोपोर्शन, है ना? तो दो अनुपातों की समानता को समानुपात कहा जाता है। समानुपात का अगर वैसे भी हम संधि विच्छेद कर दें, दो शब्दों में इसको अलग दो भागों में अलग अलग तोड़ दें तो समधन अनुपात होता है। सम का मतलब समान और अनुपात तो अनुपात हम पढ़ ही रहे हैं, रेशियो, है ना? तो कैसे समझेंगे इसको? यदि चार राशियां ए बी सी डी समानुपात में हों तो, है ना? समानुपात मतलब बराबर अनुपात में हो, यानी कि ए का बी के साथ में अनुपात बराबर सी का डी के साथ में अनुपात हो। तो यानी कि या तो हम इस तरह से लिख सकते हैं ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी, या इस तरह से लिख सकते हैं कि ए बटे बी बराबर सी बटे डी। ठीक है, तो इनको क्या कहेंगे हम कि ये राशियां जो हैं किसमें है? समानुपात में है। ठीक है, अब समानुपात में इनको लिखा जाता है तो इनको जैसे ए है और डी है, ये पहला और ये जो लास्ट वाला है, तो इनको हम क्या कहते हैं? बाह्य पद या चरम पद। बाह्य पद या चरम पद। और राशियां बी और जो सी हैं, बीच वाली, इनको कहते हैं मध्य पद। क्या कहते हैं? मध्य पद। और जो ये चौथी राशि है डी, इसको क्या कहते हैं हम? चतुर्थानुपाती। ए बी सी का चतुर्थानुपाती, है ना? और इस तरह से इनको लिखा जाता है। समानुपात का जो साइन होता है वो क्या है? दो बार कोलन लगा दिया यहाँ पर, ए अनुपात बी कोलन सी अनुपात डी, या इसको हम बराबर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? बराबर, यानी कि ए और बी का अनुपात बराबर है सी और डी के अनुपात के। तो या तो हम दो बार कोलन लगा सकते हैं या फिर बीच में बराबर का निशान लगा सकते हैं। ठीक है, अब इसमें आते हैं कि चतुर्थानुपाती मान लिया जाए, कहीं पर दिया नहीं है तो हम उसको निकालेंगे कैसे? तो ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी। तो डी का मान, है ना? डी चतुर्थानुपाती, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया, तो डी क्या है? चतुर्थानुपाती। तो इसका मान कैसे निकालेंगे अगर ये दिया नहीं है हमारे पास? तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए बटे बी बराबर सी बटे डी। तो क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे या वज्र गुणन करेंगे, है ना? ए को डी से गुणा करेंगे, बी को सी से गुणा करेंगे, तो निकालना है हमने डी। तो डी बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास? बी गुणा गए सी बटे ए। ठीक है, तो चतुर्थानुपाती हम कैसे निकालेंगे? इस तरह से निकालेंगे। ये हम जब सवालों को हल कर रहे होंगे, प्रश्नों को हल कर रहे होंगे, तब ये सूत्र हमारा काम आएगा। मध्यानुपाती, यदि अनुपात इस तरह से है, तीन राशियां हमारे पास ए अनुपात बी अनुपात सी हैं, तो मध्यानुपाती, मध्यानुपाती मतलब मध्य में कौन है? बी है ना? तो बी को कैसे निकालेंगे? वही लिखेंगे, ए बटे बी बराबर बी बटे सी, जैसे यहाँ पर लिखा है ना? अब वज्र गुणन करेंगे क्योंकि निकालना है हमें बी। तो बी को बी से गुणा किया तो कितना आ जाएगा? बी वर्ग, है ना? बी की घात 2, है ना? या बी स्क्वायर कह सकते हैं। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए को सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी आ जाएगा, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, है ना? तो बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए सी। ठीक है, या रूट ए सी कह सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम तृतीयानुपाती। तृतीयानुपाती यानी कि जैसे हम तृतीय से समझ पा रहे हैं तीसरा, तो यानी ए बी सी में तृतीयानुपाती कौन होगा? सी होगा। तो सी को कैसे निकालेंगे? तो वही लिखेंगे, ए बटे बी बराबर बी बटे सी। तो फिर वही वज्र गुणन करेंगे, ए सी बराबर बी स्क्वायर। ठीक है, तो ए सी बराबर बी स्क्वायर हो गया। निकालना है हमें सी, तो सी बराबर क्या होगा? ये ए जो है बी 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 स्क्वायर के हर में चला जाएगा, तो बी स्क्वायर बटे ए। तो सी बराबर क्या आ जाएगा हमारा? बी स्क्वायर बटे ए, तृतीयानुपाती। ठीक हो गया। समानुपाती, समानुपाती यानी कि जब जो है व्यावहारिक जीवन में कैसे काम आता है, जब हम जो है मान लिया जाए बाजार जाते हैं, कुछ भी खरीदते हैं, तो क्या करते हैं हम कि तुलनात्मक रूप से कीमतों को कीमतों की तुलना करते हैं कि भाई अगर एक दुकानदार किसी वस्तु को कुछ कीमत में देता है, तो दूसरा दुकानदार उसी वस्तु को कितनी कीमत में देता है ना? तो क्या करते हैं हम? आनुपातिक रूप से तुलना करते हैं, है ना? अब समानुपात के प्रकार पे आ जाते हैं, टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन, है ना? टाइप्स ऑफ
प्रोपोर्शन। तो इसमें सबसे पहला आता है वितत समानुपात या कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, है ना? तो इसको देखते हैं। इस 3 समान राशियाँ या सजातीय राशियों में पहली तथा दूसरी राशि का अनुपात यदि दूसरी और तीसरी राशियों के अनुपात के बराबर हो, तो इस प्रकार के अनुपात को वितत समानुपात कहते हैं। अब मान लिया जाए 2, 6 और 18 हैं, ठीक है? 2, 6 और 18 हैं, तो 2:6 बराबर 6:18 या 2/6 बराबर 6/18, ठीक है? तो ये क्या है? 2/6 को अगर हम सरल रूप में बदलेंगे तो कितना आएगा? 1/3 और 6/18 को अगर हम सरल रूप में बदलेंगे तो कितना आएगा? ये भी 1/3 आएगा। तो क्या है? स समान है। क्या है? आनुपातिक रूप से समान है ना? तो इसको क्या कहते हैं? कंटीन्यूड प्रोपोर्शन या वितत समानुपात। अब आ जाते हैं अनुक्रमानुपात या डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब इसको समझते हैं, ये क्या होता है? इस प्रकार के अनुपात में एक राशि के बढ़ने पर या घटने पर दूसरी राशि भी समान रूप से बढ़ती या घटती है। उदाहरण की मदद से इसको समझते हैं। जैसे कि 5 पेंसिलों का मूल्य ₹10 है ना? तो 10 पेंसिलों का मूल्य क्या हो जाएगा? ₹20, ठीक है? तो क्रमिक रूप से बढ़ रहा है। देखो 5 पेंसिलों का मूल्य 10 है तो 10 का 20 हो जाएगा, है ना? या 15 का 30 हो जाएगा, है ना? या 10 पेंसिलों का मूल्य ₹20 है, तो 5 पेंसिलों का मूल्य कितना हो जाएगा? ₹10 है ना? तो समान रूप से घट-बढ़ रहा है। तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन या अनुक्रमानुपात। ठीक है, अब हम समझते हैं व्युत्क्रमानुपात को, इनवर्स प्रोपोर्शन। यानी कि एक के बढ़ने पर दूसरा घटता है ना? तो इस तरह का जो अनुपात समानुपात होता है, उसको क्या कहते हैं? व्युत्क्रमानुपात, इनवर्स प्रोपोर्शन। इसको समझते हैं कैसे? देखो, जैसे कि यहाँ पर उदाहरण लिया है मैंने कि 5 आदमी किसी काम को 8 दिन में करते हैं, तो 10 आदमी उसी काम को कितने दिन में कर लेंगे? 4 दिन में कर लेंगे, ठीक है? अब यहाँ हम आदमी बढ़ा रहे हैं, 5 से हमने आदमी कर दिए 10, ठीक है? तो दिन घट गए, 5 आदमी करते थे 8 दिन में, तो अब ज आदमी हमने दुगने कर दिए, तो दिन क्या हो गए? आधे हो गए। आदमियों की संख्या हमने दुगनी की, तो दिन क्या हो गए? आधे हो गए, है ना? तो 10 आदमी उस काम को कितने दिन में कर पा रहे हैं? 4 दिन में, ठीक है? आदमी बढ़ गए, दिन घट गए। यानी कि जो आदमियों की संख्या है, वो दिनों की क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है। आदमी बढ़ रहे हैं, दिन घट रहे हैं। या हम आदमी कम करेंगे तो दिन बढ़ जाएँगे, ठीक है? अगर हम इस प्रश्न को ही ऐसे लिख देते हैं कि 10 आदमी किसी काम को 4 दिन में करते हैं, तो 5 आदमी कितने दिन में करेंगे? तो 5 आदमी 8 दिन में करेंगे। आदमी कम कर देंगे हम तो दिनों की संख्या बढ़ जाएगी। तो इसको क्या कहते हैं? इनवर्स प्रोपोर्शन, व्युत्क्रमानुपात, है ना? कि एक को घटाने पर दूसरा बढ़ रहा है, ठीक है? चौथा है मिश्र समानुपात, कंपाउंड प्रोपोर्शन, ठीक है? तो मिश्र समानुपात यानी कंपाउंड, जैसे कि हमने पहले उसमें पढ़ा था अनुपात में, मिश्रित अनुपात, है ना? तो इसी तरह से इसमें भी एक से अधिक जब अनुपात समानुपात होते हैं, तो उनको क्या कहते हैं? मिश्र समानुपात, ठीक है? तो इसमें हमने टर्मिनोलॉजी, जो इसकी शब्दावली है उसको समझा। तो आपने क्या करना है? इसको जो है वीडियो को बार-बार पॉज़ करके, है ना? रुक करके देखना है और समझना है। और इसके अगले अध्याय में हम क्या करेंगे? प्रश्नों को हल कैसे करते हैं, ये सीखेंगे। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा।